नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से झारखंड पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी विषय की पूरी तैयारी करवाई जाती है। इससे पहले हम लोगों ने विराम चिन्ह पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसके भेद कितने हैं। आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। तो सबसे पहले आता है अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम ये आता है सबसे पहले। तो ये अल्प विराम चिन्ह क्या होता है? ये होता है ये इस प्रकार से होता है अल्प विराम। तो अल्प विराम बच्चों इस प्रकार से होता है, ये है अल्प विराम। अल्प का क्या क्या अर्थ है? अल्प का अर्थ है थोड़ा, और विराम का अर्थ क्या है? रुकना या ठहरना। तो अल्प विराम का अर्थ हुआ जहाँ बहुत थोड़े समय के लिए ठहरते हैं, मतलब पढ़ते समय जहाँ हम बहुत थोड़े समय के लिए रुकते हैं या ठहरते हैं, उसी को अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में सबसे अधिक अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा है अर्ध विराम चिन्ह। दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम दूसरा है अर्ध विराम चिन्ह। ये अर्ध विराम क्या है? ये अर्ध विराम ऐसे बनता है। ये अर्ध विराम बच्चों ऐसे बनता है, ऊपर बिंदी रहती है और नीचे ये अर्ध विराम का चिन्ह होता है। तो इसको हम कहते हैं अर्ध विराम चिन्ह। जहाँ पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकते हैं, वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह होता है। कहने का अर्थ ये है कि पढ़ते समय जहाँ हम पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकते हैं, वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह होता है। उसके बाद है पूर्ण विराम। उसके बाद है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? पूर्ण विराम ऐसे लगता है। तो पूर्ण विराम बच्चों ये होता है जहाँ पर वाक्य समाप्त हो जाता है, वहाँ पर हम इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका उपनाम है खड़ी पाई। इसका उपनाम क्या है? खड़ी पाई। इसके बाद है उपविराम। क्या है? उपविराम। उपविराम। उपविराम चिन्ह कैसे होता है? ये ऐसे होता है, ऐसे दो बिंदी ऊपर नीचे दो बिंदी जो है ये होता है उपविराम चिन्ह। जहाँ किसी व्यक्ति के विषय में, व्यक्ति या किसी वस्तु के विषय में अलग से स्पष्ट करना होता है, वहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं, फिर उपविराम वासुदेव नंदन, देवकी नंदन, मुरलीधर, राधा प्रिय। तो इस प्रकार से जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में अलग से स्पष्ट करना होता है, वहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण विराम चिन्ह के विषय में देखते हैं। अब हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण विराम चिन्ह।
प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है जहां पर कौन, क्या, कैसे इस प्रकार के शब्द आते हैं, अर्थात प्रश्न पूछने का भाव होता है, वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह, विस्मयादि 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 बोधक विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहाँ पर पूर्ण विराम का निशान लगा के यहाँ पर एक बिंदी रख देते हैं, यही होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। पूर्ण विराम फिर नीचे बिंदी, यही होता है विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह। विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ मनुष्य के मनोविचारों, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है या किसी को संबोधित किया जाता है, संबोधित माने किसी को बुलाया जाता है, वहाँ पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद है हंस पद, हंस पद, हंस पद। इसी को त्रुटि बोधक या त्रुटि विराम चिन्ह भी कहते हैं। त्रुटि बोधक, त्रुटि बोधक, त्रुटि बोधक या त्रुटि विराम चिन्ह, त्रुटि विराम चिन्ह, त्रुटि बोधक या त्रुटि विराम चिन्ह। ये बच्चों ऐसे होता है जैसे कि हम उल्टा वी जो बनाते हैं, ये समझ लो आप उल्टा वी बना दो, उल्टा वी बना दो, यही है हंस पद त्रुटि बोधक या त्रुटि विराम चिन्ह। जो उल्टा वी बन जाता है वही होता है त्रुटि बोधक त्रुटि विराम चिन्ह या हंस पद। यह हंस पद के नाम से परीक्षा में अधिक पूछा जाता है। इसका प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर भूलवश हमसे कुछ भी लिखने से छूट जाता है। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो भूलवश हमसे कुछ छूट जाता है लिखने से, तो वहाँ पर हम इस हंस पद का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नीचे हम हंस पद लगा देते हैं, बीच में लाइन खींच देते हैं और उसके ऊपर उस शब्द को हम लिख देते हैं जो कि भूलवश हमसे लिखने से छूट जाता है। जैसे कि एक वाक्य मैंने कहा, मुझे कल पटना जाना है, मुझे कल पटना जाना है, तो मुझे कल मैंने लिख दिया, जाना ही लिख दिया, लेकिन जो सबसे मुख्य शब्द था पटना वो मैं लिखने से भूल गई। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, नीचे हम इस तरह एक लाइन खींच देंगे और फिर हम यहाँ ये हंस पद लगा देंगे, हंस पद लगा देंगे और ऊपर लिख देंगे पटना। तो इस प्रकार से वाक्य पूरा कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। बच्चों जैसे कि अभी कुछ मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं भी व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ा रही हूँ और क्वेश्चंस भी मैं जो है लैपटॉप के माध्यम से डाल रही हूँ। लेकिन जैसे ही थोड़ी पैसे की व्यवस्था होगी मेरे पास, मैं डिजिटल बोर्ड का भी
अरेंजमेंट कर लूंगी। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। 8वां क्या है? विकल्प सूचक चिन्ह। विकल्प विकल्प सूचक विकल्प सूचक चिन्ह। विकल्प सूचक चिन्ह। ये विकल्प सूचक चिन्ह क्या होता है? ये ऐसे होता है जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑब्लिक कहते हैं। उसी को हम हिंदी में कहते हैं विकल्प सूचक चिन्ह। जैसे कोई शब्द है जिसका अर्थ एक ही है, ये या ये, इस प्रकार से ये लिखा जाता है। जैसे हम कहते हैं ये कुछ इस प्रकार के शब्द लिख के जिसका अर्थ लगभग एक ही होता है, इस प्रकार से निशान लगा देते हैं, इसी को हम कहते हैं विकल्प सूचक चिन्ह। फिर नवा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। तो बच्चों योजक चिन्ह ये इस प्रकार से होता है। ये है योजक चिन्ह, ये है योजक चिन्ह। हिंदी में सबसे अधिक किसका प्रयोग होता है? कौन से विराम चिन्ह का? अल्प विराम का। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? तो वो है अल्प विराम चिन्ह। और दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जो विराम चिन्ह प्रयोग होता है वो है योजक चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह। इसका उपनाम है सामासिक चिन्ह। सामासिक चिन्ह। सामासिक चिन्ह। इसका उपनाम है सामासिक चिन्ह। इसका उपनाम है सामासिक चिन्ह। तो योजक चिन्ह इसका उपनाम है सामासिक चिन्ह। और ये होता है जहाँ पर किसी शब्द का विलोम होता है वहाँ पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर दो मिलती जुलती क्रियाएं एक साथ आती है वहाँ पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर एक शब्द सार्थक दूसरा निरर्थक रहता है वहाँ पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात एक शब्द दो बार आता है, वहाँ पर भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आप लोग इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे लिखते हैं, आगे बताते हैं आपको विराम चिन्हों के बारे में। बच्चों आप लोग सोचते होंगे नोट करने से क्या फायदा? मैं बार बार कहती नोट कर लो। बेटा एक मनोवैज्ञानिक नियम है कि कोई भी चीज हम जितनी बार लिखते हैं वो हमको अधिक समझ में आती है और याद भी होती है। वैसे जब हम कंपटीशन लेवल में आते हैं तो हमें रटना कम, समझना ज़्यादा रहता है। लेकिन जैसे हम किसी चीज़ को जितनी बार लिखते हैं वो हमें समझ में भी बहुत अधिक आती है। अब हम देखेंगे कुछ थोड़े अन्य महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। अब हम देखेंगे 10 नंबर निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह या निर्देशक विराम चिन्ह। निर्देशक विराम चिन्ह। तो निर्देशक विराम चिन्ह बच्चों ऐसे होता है। ये है निर्देशक विराम चिन्ह। इसमें और योजक चिन्ह में सिर्फ इतना अंतर होता है, योजक चिन्ह छोटा होता है और ये थोड़ा सा बड़ा होता है।
योजक चिन्ह जो है वो छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ किसी को निर्देश दिया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब हम देखेंगे उद्धरण, उद्धरण, उद्धरण या उदाहरण चिन्ह, उदाहरण, उद्धरण या उदाहरण, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, उद्धरण या उदाहरण, विराम चिन्ह। तो ये बच्चों ये जो है ये दो प्रकार से होता है, ये दो प्रकार से होता है। ये दो प्रकार से होता है, एकहरा या इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा या दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो ये है बच्चों एकहरा या इकहरा उद्धरण विराम चिन्ह और ये है दोहरा या दोहरा विराम चिन्ह। तो एकहरा या इकहरा उद्धरण विराम चिन्ह और दोहरा या दोहरा उद्धरण या उदाहरण विराम चिन्ह। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति या रचना या किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु विशेष के विषय में बताना होता है तो वहाँ हम एकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर किसी के कथन को स्पष्ट करना होता है वहाँ पर हमें दोहरा उद्धरण या उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के विषय में बताना होता है या किसी व्यक्ति की रचना वगैरह के विषय में विशेष रूप से बताना होता है वहाँ हम एकहरा या इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जहाँ किसी के कथन को स्पष्ट करना होता है वहाँ हम दोहरा या दोहरा उद्धरण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये 12 नंबर है, 12 नंबर देखो, ये है कोष्ठक विराम चिन्ह, कोष्ठक, कोष्ठक विराम चिन्ह, कोष्ठक विराम चिन्ह, कोष्ठक विराम चिन्ह। अब कोष्ठक विराम चिन्ह क्या होता है? ये एक तो ये होता है, मुख्य रूप से हिंदी में इसी का प्रयोग किया जाता है। एक ये होता है और एक ये होता है, एक ये होता है, ये होता है, ये होता है। वैसे मुख्य रूप से हिंदी में इसी कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मान लो किसी शब्द को अधिक स्पष्ट करने के लिए हम इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किशोरी दास वाजपेयी हिंदी के वैयाकरण करता, तो वैयाकरण ठीक से स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसका अर्थ सब लोग नहीं समझ सकते, तो इसको हम इस विराम चिन्ह कोष्ठक चिन्ह के अंदर लिख देंगे। व्याकरण के ज्ञाता थे किशोरी दास वाजपेयी जी, हिंदी के वैयाकरण करता, फिर हम कोष्ठक चिन्ह के अंदर लिख देंगे व्याकरण के ज्ञाता थे। तो इस प्रकार से किसी भी शब्द को अधिक स्पष्ट करने के लिए इस कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों एक और विराम चिन्ह देख लो, ये 13 नंबर है, समाप्ति सूचक, समाप्ति
समाप्ति, समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक विराम चिन्ह, समाप्ति सूचक विराम चिन्ह। तो ये बच्चों इस प्रकार से, ये इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से होता है। जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो हम अंत में जब हमारा प्रश्न समाप्त हो जाता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों ये हम इंटर या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जब बड़े पेपर आते हैं प्रश्न पत्र तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जब हम कोई कंपटीशन देने जाते हैं वो या मार्कशीट वगैरह में इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर वो या मार्कशीट में किसी ने इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग कर दिया तो शायद आपकी वो मार्कशीट चेक भी नहीं होगी। इस तरह से जब बड़ा प्रश्न पत्र आता है तभी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह हम लोगों ने देखे। यहीं पर हम अपना ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा तो उसमें हम इस विराम चिन्ह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो समझ में आएगा पूरा। यदि कोई भी प्रश्न कहीं पर कुछ भी यदि आपकी समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट्स कीजिए, और यह चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा ज़्यादा इन सभी वीडियो को शेयर करिए जिससे आपके अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। ठीक बच्चों, अब जल्दी ही मिलेंगे विराम चिन्ह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।